गुड इवनिंग बच्चों, मैं विवेक वर्मा। सच है ना, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। तो बच्चा लोग, अगर आपने बायोलॉजी इसलिए लिया है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको एक कड़े इम्तहान से तो गुजरना होगा। हालांकि अगर आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे और जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आप फॉलो करेंगे, तो पक्का है कि आपका नीट में ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा, आप डॉक्टर ज़रूर बन जाएंगे। ठीक है, तो अपनी भूख को बनाए रखिए और एकदम मेहनत में जुट जाइए। ठीक है, चलिए, हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे। अब फोटोसिंथेसिस का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन की बात कर रहे थे हम। तो लाइट रिएक्शन में फोटो सिस्टम क्या होता है, क्वांटासोम क्या होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या है, फोटो सिस्टम सेकेंड क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। ठीक है, उसके अलावा एटीपी की सिंथेसिस जब होती है, एडीपी से जब एटीपी बनता है तो उसमें एनर्जी हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर होता है, और वही एटीपी जब एडीपी में टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जिसको सेल डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में यूज़ करता है। इसीलिए एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। ये भी डिस्कस कर लिया था कि फोटोसिंथेसिस में दो मेन फेजेज हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में बेसिकली एसिमिलेटरी पावर यानी एटीपी और NADPH2 बनता है, जबकि डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज की सिंथेसिस यानी फूड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए, लाइट रिएक्शन में ही हम लोगों ने फोटो सिस्टम पढ़ लिया था। अब फोटो सिस्टम माने लाइट रिएक्शन में एक फोटो फिजिकल फेज था, जिसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट, रेड ड्रॉप, ये सारी चीज़ें पढ़ ली हमने। अब थोड़ा हम लोग फोटो केमिकल फेज देखते हैं। ठीक है, फोटो केमिकल फेज में मेन जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है फोटो फॉस्फोराइलेशन। और मैंने ब्रीफ कर दिया भाई, फोटो फॉस्फोराइलेशन क्या है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप in presence of light energy, in presence of light energy is called photophosphorylation। क्लियर है? और फोटोफॉस्फोराइलेशन इट वाज डिस्कवर्ड बाय अर्नान, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, अब ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ये फोटोफॉस्फोराइलेशन दो टाइप का होता है। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या उसी को साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या इसी को हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि सर आप एक तरफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और फिर उसी के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कह रहे हैं। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी जो इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के द्वारा जब ट्रांसफ़र होता है, तो जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके आप कह सकते हैं। आप देखिए, अभी मैंने बताया था ना कि जो आपका रिएक्शन सेंटर था, आखिर उससे जब लाइट एनर्जी से एंटीना मॉलिक्यूल से कोर मॉलिक्यूल से रिएक्शन सेंटर तक एनर्जी पहुंच रही थी, तो रिएक्शन सेंटर से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। ठीक है, तो यानी एनर्जी, लाइट एनर्जी को ही यूज़ करके तो ये इलेक्ट्रॉन निकला, और ये इलेक्ट्रॉन अब घूमता है ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के द्वारा। और ये जो ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन के घूमने के दौरान, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान ही आपका एटीपी का सिंथेसिस होता है, यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। क्लियर है? तो इसीलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहिए या साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान होने वाला साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहला रहा है। क्योंकि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान एटीपी बन रही है, उसके लिए टर्म हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान जो एटीपी बनेगा या फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, उसे हम कहेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी दोनों आपस में लिंक्ड है, एक ही चीज़ है। यानी बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इस्तेमाल किए एटीपी की सिंथेसिस नहीं होगी। क्लियर है बच्चों? तो एक बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ये फोटोफॉस्फोराइलेशन दो टाइप का होता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन दो टाइप का है। ठीक है, और वो दो टाइप क्या है, एक साइक्लिक और दूसरा नॉन साइक्लिक। क्लियर है? चलिए,
तो यानी एक बात यहाँ आपको मैंने बताई कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इन्वॉल्व करके ही आपका एटीपी बन रहा है, यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, यानी एडीपी से जो आईपी यानी फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है उसको जोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन समझने से पहले मैं आपको बता दूं एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है। जो इसका बेस्ट एक्सप्लेनेबल मॉडल था वो था केमी ऑस्मोटिक थ्योरी मॉडल गिवन बाय मिकेल। तो पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप एटीपी की सिंथेसिस समझ लीजिए तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो एटीपी सिंथेसिस का जो मॉडल था उसे हम कहते हैं केमी ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस। इट वॉज गिवन बाय मिकेल। ठीक है, ये एक फैक्ट के तरीके से आप याद कर लिए कि मिकेल ने दिया था, क्या दिया था, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। क्या दिया था, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस। चलिए अब क्या दिया था मिकेल ने, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं केमी ऑस्मोटिक थ्योरी एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में मिकेल ने ये बताया था कि कैसे एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करके या ऑक्सीसोम का इस्तेमाल करके एटीपी बनता है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया है कि जो एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीसोम होता है वो देखो ऐसे बोल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, बोल्ट लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए मैंने आपके सामने ये बोल्ट लाइक स्ट्रक्चर अलग से हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो ये जो बोल्ट लाइक स्ट्रक्चर है आप देखिए, बोल्ट लाइक स्ट्रक्चर, ये जो थैलाक्वाइड आप देख रहे हो, ये क्या देख रहे हो, थैलाक्वाइड। इस थैलाक्वाइड यानी ये थैलाक्वाइड जो है इस थैलाक्वाइड में धंसा होता है। बोल्ट लाइक स्ट्रक्चर देखो इस थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में ऐसे धंसा हुआ है, थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में ऐसे धंसा हुआ है। ठीक है, तो ये थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन वाला रीजन हो गया, और ये जो बाहर वाला रीजन है ये क्या है, ये है स्ट्रोमा रीजन। क्या है, स्ट्रोमा। यानी इसका ये जो बोल्ट लाइक स्ट्रक्चर है, नॉब है, ये बाहर स्ट्रोमा रीजन में होता है, और जो इसका बेस है ये बेस इस मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है। क्लियर है, इतना बात समझ में आया। तो जो धंसा हुआ हिस्सा है देखो उसे हम कहते हैं F0 पार्टिकल, और ये जो बाहर निकला वाला हिस्सा है उसे हम कहते हैं F1 पार्टिकल। क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल। और इस F0 F1 पार्टिकल को मिला के हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम बोलते हैं या एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्लियर है इतना बात। तो यानी ये जो इसका F1 पार्टिकल वाला रीजन है ये किस में है, स्ट्रोमा वाले रीजन में, बाहरी हिस्से में। देखिए बाहरी हिस्से में है F1 पार्टिकल, जबकि F0 पार्टिकल देखिए ये धंसा हुआ है थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में। क्लियर है, एक बात समझ में आ गया। अब समझिए यही जो ऑक्सीसोम है आपका, यही ऑक्सीसोम एटीपी बनाएगा। ठीक है, चलिए बनाएगा तो कैसे बनाएगा उसको हम लोग समझते हैं। ठीक, तो ये जो आप देखिए आपके सामने ये थैलाक्वाइड जो बना हुआ है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा छोटा करेंगे हम, जिससे सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाएं। ठीक है, विजिबल होगा मेरे ख्याल से। चलिए देखिए, अब यहाँ पे ये जो ग्रैना का थैलाक्वाइड है, ठीक है, ये ग्रैना का थैलाक्वाइड याद करिए, तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता है। यानी ग्रैना थैलाक्वाइड अगर आप याद करिए तो क्लोरोप्लास्ट में ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे थैलाक्वाइड, ऐसे देखिए याद करिए, ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक तस्तरी के नुमा अटैच था थैलाक्वाइड ढेर सारा। तो उसी को मिला के हम क्या कह रहे थे, उसी को मिला के हम कह रहे थे ग्रैना। क्या कह रहे थे, ग्रैना। ठीक है, अब उसी ग्रैना का एक थैलाक्वाइड अगर निकाल दें, एक थैलाक्वाइड, तो ऐसे स्ट्रक्चर आएगा। तो वही स्ट्रक्चर देखिए आपके सामने बना हुआ है। क्लियर है, और इसी थैलाक्वाइड में आपका ऐसे बोल्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है ऑक्सीसोम धंसा हुआ है। ठीक है, चलिए वही स्ट्रक्चर ये आपके सामने बना है, तो थोड़ा कोरिलेट करिए, देखिए आप। अब ये जो थैलाक्वाइड है, ग्रैना थैलाक्वाइड, इस ग्रैना थैलाक्वाइड में ये हिस्सा जो अंदर वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इस ल्यूमेन वाला रीजन, ये अंदर वाला रीजन हो गया, और ये जो बाहर वाला रीजन है ये स्ट्रोमा रीजन होगा। ये क्या होगा, स्ट्रोमा रीजन होगा। तो ये देखिए स्ट्रोमा रीजन बाहर वाला हिस्सा है। ठीक है,
अब देखिए होता क्या है इसमें, कैसे एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो आप समझिए कि एडीपी से, मैंने बताया है पहले कि एडीपी से ये फॉस्फेट ग्रुप यानी आईपी जोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी। ठीक है, अब वो एनर्जी देखिए यहाँ कैसे मिलती है, वो एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। किस रूप में मिलती है, प्रोटॉन ग्रेडियंट के फॉर्म में ये एनर्जी मिलती है। थोड़ा बात समझिए कि प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है, उसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक धनुष है, ठीक है, और ये इसका स्टिंग है, और ये मान लीजिए इसका तीर है। ठीक है, समझिएगा, अगर ये प्रिंसिपल अपने दिमाग में लगाएंगे तो अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये जब इस स्टिंग को हम खींचते हैं ऐसे पीछे की तरफ, स्टिंग को जब पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये स्टिंग ऐसे तन जाती है, तन जाती कि नहीं। आपने खींचा इधर पीछे की तरफ तो स्टिंग तन गई। अब जब आप खींच रहे हैं तो एनर्जी लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, तो एनर्जी आपने लगाया तो ये स्टिंग यानी जो ये धनुष का जो धागा है ये तन गया, यानी आपने एनर्जी लगाई। तो आपने जो एनर्जी लगा के इसको खींचा वो एनर्जी स्टोर हुई। ठीक, अब जो एनर्जी स्टोर हुई, जब इस धागे को अब आप छोड़ेंगे तो वही एनर्जी जो स्टोर हुई थी वही एनर्जी तेजी से इस तीर को क्या होगा, आगे बढ़ा देगा। क्या करेगा, आगे बढ़ा देगा। क्लियर है, बस वही आपको यहाँ समझना है, वही चीज़ आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब इसको यहाँ कोरिलेट कराते हैं आपको। देखिए ये मान लीजिए हो गया धनुष, ठीक है, ठीक है, और ये मान लीजिए इसका धागा हो गया, और ये आपने लगा दिया इसमें तीर। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जब हमने धागा को इधर की तरफ खींचा, अब अगर हम इस धागे को छोड़ेंगे तो बहुत तेज़ी से ये तीर आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो अब समझिए कि ये जो धागे को हम पीछे की तरफ खींच रहे हैं, मतलब एनर्जी लगा के कोई चीज़ इधर अंदर पंप कर रहे हैं, वही हम यहाँ करते हैं। ये देख रहे हैं H+ आयन प्रोटॉन, इस प्रोटॉन को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कुछ एनर्जी लेके, देखिए सम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS इसीलिए ज़रूरी था फोटोफॉस्फोराइलेशन में। इस ETS का कुछ एनर्जी का इस्तेमाल करके देखिए हम इस प्रोटॉन को क्या करते हैं, ज़बरदस्ती ल्यूमेन में पंप किए। तो जब ल्यूमेन में पंप किए तो ल्यूमेन में जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन था यानी प्रोटॉन था, देखिए ध्यान दीजिए, जब ये हाइड्रोजन है अगर ये टूटेगा तो ये किस में टूटेगा, H+ यानी प्रोटॉन और प्लस एक इलेक्ट्रॉन में टूटेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एक हाइड्रोजन जब टूटेगा तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में टूटेगा। ठीक है, एक प्रोटॉन को ही हम क्या कहते हैं, H+। क्या कहते हैं, H+, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है और एटॉमिक मास भी क्या होता है, 1 होता है, यानी इसके पास सिर्फ एक, आप देखिए, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और एक प्रोटॉन है। ठीक, तो अगर इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो तो प्रोटॉन ही तो बचेगा, यानी H+ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना बात समझ में है। और जब भी H+ यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कुछ एनर्जी यूज़ करके, ध्यान दीजिए, सम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करके जो H+ आयन है ये ल्यूमेन रीजन में चला आएगा। तो देखिए इसको ज़बरदस्ती यहाँ भेजा जा रहा है ल्यूमेन में, यानी वही धनुष का जो तार था उसको खींचा जा रहा है। ठीक है, और जब इसको यहाँ भेजा गया तो अब यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। प्रोटॉन क्या हो गया, मोर प्रोटॉन, यहाँ मोर H+ आयन हो गया और बाहर लेस H+ आयन हो गया। तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया कि नहीं। तो अपने आप ये प्रोटॉन डिफ्यूज़ करेगा, जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ से कम की तरफ ये प्रोटॉन निकलना चाहेगा। ठीक है, तो आप समझिए कि ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ यूजिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट एनर्जी सीधे थैलाकॉइड को नहीं क्रॉस कर पाता है। ये जब भी प्रोटॉन ग्रेडियंट रिलीज होगा तो ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स के थ्रू होगा। तो देखिए ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ
वो प्रोटॉन ग्रेडियंट जब एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से रिलीज़ होता है तो उसी दौरान ये देखिए आपका एडीपी से आईपी जुड़ के क्या बन जाता है, एटीपी। ध्यान दीजिए, जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट देखिए रिलीज हो रहा है, यानी बड़ी तेज़ी से आगे एनर्जी जो स्टोर हुई थी, यहाँ से जो एनर्जी स्टोर हुई वही एनर्जी अब ग्रेडियंट एनर्जी के रूप में रिलीज़ हो रही है। और जब रिलीज़ हुई एनर्जी तो एडीपी से आईपी क्या हुआ, जुड़ गया। और याद करो अगर तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था भाई, लाइट एनर्जी ले करके ही तो रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकला था और निकल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व हुआ था। तो सोचो वही वाली लाइट एनर्जी की वजह से ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ। और वो प्रोटॉन ग्रेडियंट जब रिलीज हुआ एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से तो एटीपी बना। यानी यहाँ जो है एटीपी बनाने के लिए जो एनर्जी थी वो एक्चुअली कहाँ से आ रही है, लाइट से पहुँची ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से यूज़ करके क्या क्रिएट किया गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट। और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट एनर्जी जब रिलीज़ हुई एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से तो एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इतना बात समझ गए। इसी को केमी ऑस्मोटिक मॉडल कहते हैं, ठीक है, ऑफ एटीपी सिंथेसिस, जिसमें मिकेल ने बताया कि हर 2H+ आयन जब एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से रिलीज होता है तो हर 2H+ आयन के रिलीज होने से एक एडीपी आईपी से जुड़ के क्या बना लेता है, एक एटीपी बना लेता है। क्लियर है। इसी को केमी ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस बोलते हैं। उसके अलावा एक और बात कि ये जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, जो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, उसमें आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी मदद करता है। यानी प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करने में फोटोलिसिस ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर जब टूटता है H2O तो H2O किस में टूटेगा, H और O में। O एज ए बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है और ये हाइड्रोजन फिर किस में टूट जाता है, H+ और इलेक्ट्रॉन में, H+ आयन और इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन यूज़ होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और ये जो H+ आयन है ये फिर से देखिए ल्यूमन रीजन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ा दिया और जब यही एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से रिलीज हुआ तो क्या बन गया आपका, एटीपी बन गया। क्लियर है। यानी दो तरीके से देखिए आपका इस ल्यूमन रीजन में प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, एक बाई फोटोलिसिस ऑफ वाटर और दूसरा बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर है, इतना बात समझ में आया। ठीक है, अब एक और बात यहाँ समझिए कि जो पूछ लेता है, चूँकि ल्यूमन रीजन में H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है इसलिए ल्यूमन में pH क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये एक बार पूछा गया सवाल है। क्यों, क्योंकि pH और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप, बहुत डिटेल हम नहीं जा रहे हैं, इतना सिर्फ जानिए कि अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है मतलब pH कम होगा, अगर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम है मतलब pH ज़्यादा होगा, बिकॉज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH स्केल। क्लियर है, ये एक बात याद रखिएगा क्योंकि एज ए फैक्ट पूछा था कि जनरली ल्यूमन का pH क्या होता है, ज़्यादा या कम, तो कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वहाँ ज़्यादा होता है क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। ठीक, उसके अलावा NCERT में आपके दिया हुआ है, पूछ लेता है कभी कभी, बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आती तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप, कि अगर कोई स्पेसिफिकली पूछ ले कि नहीं आप एक्सप्लेन करिए कि जो ल्यूमन रीजन में प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, ढेर सारा प्रोटॉन जो है वो कैसे क्रिएट हो रहा है, तो देखिए दो तरीका मैंने बताया प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करने का, एक बाई फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है ना, और दूसरा बाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जो बाई कंटिन्यूअस फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, ये तो तुरंत समझ में आ गया होगा कि भाई फोटोलिसिस ऑफ वाटर में H2O जो टूटा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन फर्दर टूटेगा तो किस में टूटेगा, H+ और प्लस इलेक्ट्रॉन में टूटेगा। ठीक है, तो इस वजह से ल्यूमन में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो जाएगा किस में, ये इस्तेमाल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ETS में, किस में इस्तेमाल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। क्लियर है। चलिए, लेकिन दूसरा जो तरीका है बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये कैसे होता है, देखिए होता क्या है
कि ये मान लीजिए थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है। ये क्या है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। देखिए इसी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। देखिए थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे ही आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ये एक बात हुआ। अब ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा है। देखिए तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के ये अंदर वाला रीजन ये ल्यूमेन हो गया, तो ये बाहर वाला रीजन स्ट्रोमा हो गया। मतलब याद करिए जो ऐसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, ऐसे समझ लीजिए ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये वाला, मतलब आप उसको इमेजिन कर सकते हो। ये देखो ये ल्यूमेन हो गया, ये ठीक है, अभी समझ में आ रहा होगा। तो ये ल्यूमेन रीजन हो गया और ये स्ट्रोमा रीजन। क्लियर है? अब देखिए होता क्या है। होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली प्लास्टोक्यूनोन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में है, ये काम करता है एज ए हाइड्रोजन कैरियर। क्या काम करता है? हाइड्रोजन कैरियर। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन लेता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो स्ट्रोमा रीजन से H+ आयन यानी प्रोटॉन को लेके क्या बना लेगा? हाइड्रोजन। क्या बना लेगा? हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोजन बना लेगा तो ये जो प्लास्टोक्यूनोन है ये हाइड्रोजन को लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? PqH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब ये जो प्लास्टोक्यूनोन जो हाइड्रोजन कैरियर था, ये आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में खाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। क्या ट्रांसफ़र करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में खाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। तो इलेक्ट्रॉन लिया, सोचो यहाँ से हाइड्रोजन, और दे रहा इलेक्ट्रॉन। तो जब ये हाइड्रोजन लिया, पहले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ध्यान दो भाई, ये बहुत थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जो इलेक्ट्रॉन आया, ठीक, इस इलेक्ट्रॉन को देना है आपको किसको? प्लास्टोक्यूनोन को। ध्यान दीजिएगा, देना है प्लास्टोक्यूनोन को। लेकिन प्लास्टोक्यूनोन इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, वो लेता है हाइड्रोजन। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो स्ट्रोमा वाला हाइड्रोजन आयन है यानी प्रोटॉन है, इस स्ट्रोमा वाले प्रोटॉन से, देखो स्ट्रोमा वाले प्रोटॉन से मिल के कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन में। और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलके जो हाइड्रोजन है, ये जब PQ यानी प्लास्टोक्यूनोन से जुड़ा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? PqH2 में। इतना डिटेल पूछता नहीं, फिर भी समझ लो, ये PqH2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो PqH2 है, ध्यान दो, ये फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देगा क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या देगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर से इसको, इस हाइड्रोजन को किस में तोड़ना होगा? फिर से इस हाइड्रोजन को तोड़ना होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, और जो ये प्रोटॉन बचा, इस प्रोटॉन को कहाँ दे दिया? ल्यूमेन में दे दिया। कहाँ दे दिया? ल्यूमेन में दे दिया। क्लियर है? वही चीज़ देखो यहाँ दिख रहा है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने जो इलेक्ट्रॉन दिया, वो इलेक्ट्रॉन स्ट्रोमा वाले H+ आयन के साथ मिलके हाइड्रोजन बना लिया। उस हाइड्रोजन को लिया प्लास्टोक्यूनोन ने। अब प्लास्टोक्यूनोन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देगा इलेक्ट्रॉन, तो जो इसने H+ आयन लिया था, प्रोटॉन लिया था, उस प्रोटॉन को इसको निकालना होगा। तो ये प्लास्टोक्यूनोन ल्यूमेन साइड में उस प्रोटॉन को निकाल देता है और इलेक्ट्रॉन को ETS में यूज़ कर लेता है, फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दे देता है। तो इस तरीके से अगर ध्यान दो तो स्ट्रोमा वाला ये जो प्रोटॉन है ये कहाँ पहुँच गया? ल्यूमेन वाले रीजन में पहुँच गया विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन कैरियर प्लास्टोक्यूनोन। क्लियर है? तो यही चीज़ देखिए NCERT में लिखा भी है, मैं पढ़ दे रहा हूँ पॉइंट। बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाइड्रोजन कैरियर दैट इज प्लास्टोक्यूनोन which receive H+ or proton from stroma and pass it in the lumen region during transferring to electron carrier of electron transport system। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इलेक्ट्रॉन कैरियर को इलेक्ट्रॉन देने में फिर से वो H+ आयन को ल्यूमेन में रिलीज कर देता है। तो इस तरीके से ल्यूमेन रीजन में आप देखिए दो तरीके से H+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। कैसे कैसे इंक्रीज कर रहा है? एक तो इंक्रीज कर रहा है बाई कंटिन्यूअस फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और दूसरा ये प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, जो स्ट्रोमा वाला प्रोटॉन है उसी को ये जो प्लास्टोक्यूनोन हाइड्रोजन कैरियर है, ये उस प्रोटॉन को, स्ट्रोमा वाले प्रोटॉन को लगातार पंप कहाँ कर रहा है?
ल्यूमेन रीजन में पंप कर रहा है। तो लगातार सोचो, यहाँ से भी हाइड्रोजन अंदर आ रहा हो और ल्यूमेन में ऑलरेडी फोटोलिसिस भी हो रही है, तो ओवरऑल H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है और वही प्रोटॉन ग्रेडियंट जब ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से रिलीज होता है तो आपका क्या बनता है? आपका बनता है ATP। क्लियर है? यही केमी ऑस्मोटिक थ्योरी है। तो समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गिवन बाय मिकेल। ठीक, चलिए, अगर ये समझ गए कि कैसे ATP की सिंथेसिस हो रही है, ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स का इन्वॉल्वमेंट हो करके, तो आपको यहाँ बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो हम लोग अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पहले तो समझो ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक क्यों नाम पड़ा। ठीक है, साइक्लिक इसलिए पड़ा कि रिएक्शन सेंटर से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन, ऐसे समझो, रिएक्शन सेंटर से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स से होते हुए, यानी ये समझ लो फुटबॉल है, एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास होते हुए वापस रिएक्शन सेंटर में आ जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन साइकिल्ड बैक हो गया, इसलिए हम इसे बोलते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, और अगर रिएक्शन सेंटर से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन वापस ना आए तो हम उसे बोलते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर है? तो ये तो नाम हो गया, तो थोड़ा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को समझ लेते हैं हम लोग क्या है। तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखिए क्या होता है। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सिर्फ एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है और वो है फोटो सिस्टम फर्स्ट। कौन सा इन्वॉल्व है? फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है। क्योंकि ये सबसे पहले खोजा गया था इसलिए इसका नाम फोटो सिस्टम फर्स्ट है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P700 से। बता चुके हैं P700 मतलब ये 680 एंड अबव से लेके 700 नैनोमीटर तक की लाइट को क्या करता है? हार्वेस्ट करता है। क्लियर है? तो अब देखिए क्या होगा। ये सारा चीज़ आप समझ चुके हैं, फिर भी मैंने एक डायग्राम में थोड़ा सा बना दिया है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, फिर आप उसको समझ लीजिएगा। देखिए कि लाइट एनर्जी पड़ी किस पे पड़ी? एंटीना मॉलिक्यूल पे। ठीक, अब एंटीना मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस से होते हुए एनर्जी किसके पास पहुंची? रिएक्शन सेंटर के पास पहुंची। किसके पास पहुंची? रिएक्शन सेंटर। और फिर रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन तुरंत नहीं आएगा, ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स से होते हुए वापस आएगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हम लोग समझ चुके हैं फोटो सिस्टम में, फिर से आप देख लीजिए। अब इसी को थोड़ा सा मैं साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन पे डिटेल करूँगा। ठीक है, चलिए, अब देखिए क्या होगा। आपका जो रिएक्शन सेंटर है, इससे जो निकला इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन को लेने वाला जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट, बहुत पूछता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट ड्यूरिंग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज FeS प्रोटीन। कौन है? FeS प्रोटीन बोलते हैं। तो आयरन सल्फर प्रोटीन या FeS प्रोटीन इस इलेक्ट्रॉन को लेता है। फिर इस इलेक्ट्रॉन को कौन लेता है? ये इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है फेरोडॉक्सिन को, या FD से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब आपको याद करना है, इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती, ये सीक्वेंस आपको रटना होगा। ठीक है, तो सोचिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम फर्स्ट से निकला, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FeS प्रोटीन ने लिया, उससे गया ये इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन के पास, और फेरोडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन आया किसके पास? प्लास्टोक्यूनोन के पास। किसके पास आया? प्लास्टोक्यूनोन के पास। तो जब फेरोडॉक्सिन से प्लास्टोक्यूनोन के पास इलेक्ट्रॉन जाता है, इसी दौरान प्रोटॉन ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके ADP IP से जुड़ के क्या बनाता है? एक ATP बनाता है। ठीक है, फिर देखिए ये प्लास्टोक्यूनोन से वो इलेक्ट्रॉन पहुंचा किसके पास? साइटोक्रोम B6 के पास, और साइटोक्रोम B6 से पहुंचा साइटोक्रोम F के पास। आप सीधे चाहें तो B6F लिखने की बजाय साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं। यानी प्लास्टोक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचा?
साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। लेकिन अगर डिटेल में आप लिखना चाहते हैं तो आप बताइए कि प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन पहुंचा पहले साइटोक्रोम B6 के पास, फिर साइटोक्रोम F के पास। अब जिस दौरान ये साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के पास पहुंचता है इलेक्ट्रॉन, उसी दौरान प्रोटॉन ग्रेडियंट रिलीज करके एक और ATP बनता है। उसी दौरान प्रोटॉन ग्रेडियंट रिलीज करके ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से एक और ATP बनता है। क्लियर है? यानी इस आप देखिए प्रोसेस में अभी तक एक ATP यहाँ बना था और एक ATP यहाँ बना, 2 ATP बना। अब उसके बाद देखिए साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से जो आपका इलेक्ट्रॉन था इस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से किसके पास पहुँचा? प्लास्टोसाइनिन के पास पहुँचा। और प्लास्टोसाइनिन को हम बोलते हैं कॉपर कंटेनिंग ब्लू प्रोटीन। पूछा हुआ सवाल है नीट में, ठीक है? तो इसे हम बोलते हैं कॉपर कंटेनिंग ब्लू प्रोटीन। कौन सा ऐसा कॉपर कंटेनिंग ब्लू प्रोटीन है जिसका इस्तेमाल हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में करते हैं? तो क्या नाम है? प्लास्टोसाइनिन। या पूछ सकता है ये कि जो इलेक्ट्रॉन साइकिल्ड बैक होता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट में वापस आता है, वो लास्ट में सबसे लास्ट में किसके द्वारा फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास आता है? तो किसके द्वारा लौटता है? प्लास्टोसाइनिन के द्वारा। और इस इलेक्ट्रॉन को लेता सबसे पहले कौन है? FES प्रोटीन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये 2 नाम बहुत याद रखिएगा, बहुत पूछता है। यानी लास्ट में इलेक्ट्रॉन आया किसके द्वारा? प्लास्टोसाइनिन के द्वारा आया। और पहले इलेक्ट्रॉन सबसे किसके पास गया? FES प्रोटीन के पास गया। ठीक है? तो चूंकि इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ से निकला और निकल के वापस साइकिल बैक हो गया, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और इस दौरान आपने देखा इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो ये इन्फॉर्मेशन पूछता है और ये सीक्वेंस आपको याद ही करना होगा कि भाई फोटोसिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकला तो FES प्रोटीन के पास, FES प्रोटीन से फेरोडॉक्सिन के पास, फेरोडॉक्सिन से प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, या साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के पास, और फिर प्लास्टोसाइनिन के पास, और फाइनली फोटोसिस्टम फर्स्ट में वापस हो गया ये। ठीक है? यानी जो इलेक्ट्रॉन निकला वो वापस साइकिल बैक हो गया। क्लियर है? इसीलिए इसे हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। चूंकि इस साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान 2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया इतना बात? चलिए एक और फैक्चुअल बात यहाँ पे समझ लीजिए आप, जो पूछता है, ठीक है, वो ये है कि इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है जनरली, तो एक बात समझिए, किसी भी चीज़ का जो मूवमेंट है आपने पढ़ा होगा, डिफ्यूजन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज़ हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ अपने आप मूव करती है। ठीक है? हाई एनर्जी लेवल से, हाई कंसंट्रेशन से लो एनर्जी लेवल की तरफ मूव करती है। यानी ऊपर अगर देखो तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, तो यहाँ से अगर ये बॉल छोड़ोगे तो अपने आप पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके बॉल नीचे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ एनर्जी लेवल ज़्यादा है और यहाँ अगर कोई चीज़ हो तो एनर्जी लेवल कम है। ठीक है? ऐसे ही समझो कि अगर आयंस की बात करें तो आयंस जनरली जो मूव करते हैं वो रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के टर्म में। ठीक है? रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के टर्म में मूव करते हैं। यानी कोई भी आयन हायर रिडॉक्स पोटेंशियल से लोअर रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। क्लियर है? तो ये एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर्स अलोंग द रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, दैट इज फ्रॉम हायर रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल टू लोअर रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। क्लियर है? तो आयंस का जो मूवमेंट है वो रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के हिसाब से हो रहा है। किधर से किधर से हो रहा है? हायर रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल से लोअर रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल की तरफ हो रहा है। क्लियर है? यानी कोई अगर आपसे पूछे कि भाई सबसे ज़्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल किसका है, तो FES का है। सबसे ज़्यादा इसका होगा, उससे कम इसका होगा, फिर प्लास्टोक्विनोन का होगा, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स का होगा, फिर प्लास्टोसाइनिन का होगा। क्लियर है? चलिए तो ये आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या है भाई नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? समझिए क्या है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 2 फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है। देखो, फोटो सिस्टम सेकेंड इन्वॉल्व है और फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व है।
क्लियर है। और यहाँ देखो फोटो सिस्टम सेकेंड से निकला हुआ जो इलेक्ट्रॉन है ये फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास पहुँचा, ये आपका फोटो सिस्टम सेकेंड है और ये आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट है। तो सेकेंड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास पहुँचता है और फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन NADP को NADPH2 में कन्वर्ट कर देता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर है एक बात। तो चूंकि ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में अगर आप ध्यान दो या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ध्यान दो तो ये देखो कुछ जेड जिगजैग इलेक्ट्रॉन जो साइकिल्ड बैक नहीं हो रहा है, अगर शेप में देखो तो एक जेड लाइक शेप बनाता है कि नहीं बनाता है। तो चूंकि ये जेड लाइक जो शेप बना रहा है इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, जेड स्कीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जेड स्कीम भी कहते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को जेड स्कीम कहते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है। जहाँ फोटो सिस्टम सेकेंड से निकला इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास पहुंचता है और फोटो सिस्टम फर्स्ट से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन NADPH2 यूज़ कर लेता है। ठीक है, वो साइकिल बैक नहीं होता है। तो सोचो अब तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लगातार निकल रहा है तो इसको इलेक्ट्रॉन का कहीं से बैकअप देना पड़ेगा ना। तो वो बैकअप जो इलेक्ट्रॉन का होता है फोटो सिस्टम सेकेंड को देने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन का बैकअप मिलता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। किससे मिलता है इलेक्ट्रॉन का बैकअप, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से मिलता है। तो चलिए पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर फोटोलिसिस ऑफ वाटर की बात करेंगे। तो ये जेड स्कीम क्यों है ये भी आपने समझा। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, अब थोड़ा छोटा है डायग्राम, चूँकि सब समझना है तो इसलिए थोड़ा छोटा डायग्राम, फिर भी आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। ये फोटो सिस्टम सेकेंड हो गया जिसे हम P680 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि 680 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब सोचो लाइट एनर्जी किसने लिया, एंटीना मॉलिक्यूल ने। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस से होते हुए एनर्जी पहुंची रिएक्शन सेंटर तक और रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जिस इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास जाता है उसका नाम है फियोफाइटिन। तो पहला सवाल जो पूछता है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटो सिस्टम सेकेंड्स का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है, फियोफाइटिन। यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटो सिस्टम सेकेंड से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको कौन लेता है, फियोफाइटिन लेता है। फियोफाइटिन एक क्लोरोफिल जैसा स्ट्रक्चर होता है विदाउट मैग्नीशियम, यानी क्लोरोफिल में से मैग्नीशियम निकाल दो तो फियोफाइटिन बन जाएगा। ठीक है, अब इस फियोफाइटिन से देखो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो पहुंचता है पीयू की प्लास्टोक्यूनोन के पास पहुंचता है। ठीक, प्लास्टोक्यूनोन से पहुंचता है किसके, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, या अलग से साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F लिख सकते हो, जो आप चाहे लिख सकते हो। अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में जब पहुंचता है तो इसी दौरान आप देखो क्या होता है, एक ATP का फॉर्मेशन होता है। फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से किसके पास पहुंचा, प्लास्टोसाइनिन के पास। किसके पास पहुंचा, प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन से फिर किसके पास पहुंचा इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोसाइनिन से पहुंचा किसके पास इलेक्ट्रॉन, आपका फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास। और फोटोसिस्टम फर्स्ट से जो निकला इलेक्ट्रॉन वो फिर किसके पास पहुंचा, FES प्रोटीन, वही जो साइक्लिक में आपने याद किया था, देखिए वही है सब कुछ। FES से जो निकला आपका इलेक्ट्रॉन वो पहुंचा किसके पास, फेराडॉक्सिन के पास। किसके पास पहुंचा, फेराडॉक्सिन के। यानी अगर आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन याद है, देखो साइक्लिक याद हो जाएगा। कैसे, ये फेराडॉक्सिन जो यहाँ पे है इसको ऐसे मोड़ के यहाँ कर लो, यानी FES के बाद फेराडॉक्सिन, सोचो FES के पास फेराडॉक्सिन और फेराडॉक्सिन के बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फेराडॉक्सिन के बाद देखो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन। देखिए आप साइक्लिक में क्या था, साइक्लिक में FES प्रोटीन से फेराडॉक्सिन, फेराडॉक्सिन से प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे भी तो वही हो रहा है। अगर इसको यहाँ से आप उलट दो, बस कुछ नहीं करना है, ये जो फेराडॉक्सिन है वो यहाँ कर दो, फेराडॉक्सिन। ठीक, और फेराडॉक्सिन से पहुँचा किसके पास, प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से फिर फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो ये देखो यही क्या हो गया, यही साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया। ठीक है,
अगर यही इलेक्ट्रॉन साइकिल बैक नहीं हो रहा है, NADPH2 के द्वारा खर्च कर लिया जा रहा है, यूज़ कर लिया जा रहा है, तो उसको नॉन साइक्लिक कहेंगे। यानी अगर नॉन साइक्लिक अगर आपको याद है तो साइक्लिक याद रहेगा, ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। तो नॉन साइक्लिक में फिर से मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम फर्स्ट से निकला तो सबसे पहले पहुँचा फियोफाइटिन, फियोफाइटिन से पहुँचा किसके पास, प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन से किसके पास, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से किसके पास, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से कहाँ पहुंचा, फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम फर्स्ट से FES प्रोटीन, FES प्रोटीन से फेराडॉक्सिन, और फेराडॉक्सिन के बाद ये पहुंचता है NADP के बाद। ये सवाल खूब पूछता है, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका कौन है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो आपका देखिए NADP के पास ये पहुंचा इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन, चूँकि ये जो NADP है, ये NADP हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। क्या है, फिर से वही हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, ध्यान दीजिए, क्या है ये, हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो चूँकि ये NADP हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को सीधे नहीं लेगा, इसको चाहिए हाइड्रोजन। तो उस हाइड्रोजन के लिए जो ये फेराडॉक्सिन से आया इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ जुड़ के हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है। और वो हाइड्रोजन NADP से जुड़ के क्या बन जाएगा, NADPH2। क्या बन जाएगा, NADPH2। क्लियर है, यानी जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन NADPH2 में इस्तेमाल हो गया। एक बात समझ में आ गया होगा। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर ये प्रोटॉन कहाँ से आया। तो देखो ये प्रोटॉन वही जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर वाला प्रोटॉन था वही है ये प्रोटॉन, ठीक है, जो भी आगे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ एक और बात आपको समझना कि यहाँ से फोटोसिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकल तो रहा है लेकिन साइकिल बैक नहीं हो रहा, वापस नहीं आ रहा है। तो इसको लगातार इलेक्ट्रॉन का बैकअप देना पड़ेगा, और वो इलेक्ट्रॉन का बैकअप देता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जो आपको समझना है। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन का बैकअप आपको मैं समझा दूँ, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का बैकअप देखिए कैसे हो रहा है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में लाइट की प्रेजेंस में जो 4 वाटर मॉलिक्यूल है ये टूट जाता है 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। ध्यान दीजिए, 2H2O, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, यानी हर 4 वाटर मॉलिक्यूल को खर्च करके 1 ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। बहुत जगह पे इसको भी शार्ट करके इधर 2H2O लिखता है, 2H2 यानी 2 ऑक्सीजन यूज करके 1 ऑक्सीजन निकालता है, लेकिन वो फिर से गलत हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस का पहला इक्वेशन याद करिए, इसलिए पूरा इक्वेशन लिखेंगे कि 4 वाटर मॉलिक्यूल खर्च करके 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर में, ठीक है। हालांकि 2 वाटर मॉलिक्यूल देखो रिकवर हो जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में जो वाटर मॉलिक्यूल टूटा, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन जो बने, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, फोटोसिस्टम सेकंड के पास, इलेक्ट्रॉन बैकअप देने के लिए। क्या देने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन बैकअप के लिए। किसको इलेक्ट्रॉन बैकअप दे रहा है, फोटोसिस्टम सेकंड को, क्योंकि फोटोसिस्टम सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसके पास वापस कहाँ आया, नहीं आया। तो लगातार इलेक्ट्रॉन निकालना तो पीछे से इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा आपको, तो ये इलेक्ट्रॉन बैकअप हम दे रहे हैं यहाँ से। क्लियर है। और ये वाला जो प्रोटॉन बचा वही देखो, इसी प्रोटॉन का इस्तेमाल करके, यही प्रोटॉन इस्तेमाल करके आप देखिए ये जो NADP वाला ये इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन फोटोलिसिस वाला घूमते घूमते देखो यहाँ पहुँचा, और ये जो प्रोटॉन था ये प्रोटॉन जुड़ करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुआ, और ये NADP किस में कन्वर्ट हो गया, NADPH2 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, अगर आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से देखिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये वाला इक्वेशन मैंने कैसे लिख दिया, तो देखो इसको थोड़ा सा मैंने और एक्सप्लेन किया है कि 4H2O जब टूटेगा तो 4H प्लस और 4OH माइनस में टूटेगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। एक H2O अगर टूटता है तो किस में टूटता है, एक H प्लस मॉलिक्यूल में और प्लस एक OH माइनस में टूटता है, ठीक है, यही तो होता है। तो ऐसे ही जब 4 मॉलिक्यूल टूट रहा है वाटर का तो 4H प्लस और 4OH माइनस बनाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर ये जो 4H प्लस है
इसमें से जो 4OH माइनस है देखो, उसको मैंने कर दिया 4OH और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यानी OH माइनस 4OH माइनस मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा हम निकाल दें तो जो OH पे माइनस का चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये 4OH हो जाएगा ना भाई। बात समझ में आ रहा है ना कि 4OH माइनस अगर हम कह रहे हैं, मतलब इसके पास माइनस इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। 4 OH मॉलिक्यूल है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यही ना, 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दें तो ये जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है ख़त्म हो जाएगा कि नहीं। तो वही यहाँ हो रहा है कि 4OH माइनस से हमने 4 इलेक्ट्रॉन निकाला तो किस में कन्वर्ट हो गया, 4OH में। और 4OH को अगर आप कन्वर्ट करो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2H2O में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं, कन्वर्ट हो जाएगा 2H2O। ध्यान दीजिए 2H2O में कन्वर्ट हो गया और साथ में एक ऑक्सीजन रिलीज हो गया। भाई 4OH है तो 2H2O, देखो ये थोड़ा समझ लो, 4OH है मतलब 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन। तो 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन से अगर आप बनाना चाहो तो 2H2O में क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन। अभी 2 ऑक्सीजन बचा है, वो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में क्या हो गया, एज ए बाई प्रोडक्ट निकल गया। क्लियर है। तो इस तरीके से फोटोलिसिस ऑफ वाटर में 4 वाटर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करके एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है एज ए बाई प्रोडक्ट, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिकवर हो जाता है, 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन निकलता है। 4 ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में किसके पास जाता है, फोटो सिस्टम सेकेंड के पास, टू क्रिएट इलेक्ट्रॉन बैकअप। और ये जो 4 प्रोटॉन है ये चला जाता है किसके पास, NADP के पास, जिससे कि NADP से जो इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन मिलके हाइड्रोजन बन जाए और NADP को NADPH2 में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है। तो ये आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया। ठीक है, चलिए अब फोटोलिसिस ऑफ वाटर को थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो इलेक्ट्रॉन का बैकअप दे रहा है, यहाँ थोड़ा मैंने आपको डायग्राम को छोटा कर दिया जिससे उस चीज़ को और अच्छे से आप समझ पाओ। अब यहाँ देखो एक बात आपके सामने है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो है वो होता है ल्यूमेन में। पहली बात तो ये तो आपने शुरू में भी देखा था कि फोटोलिसिस ल्यूमेन में होता है, तभी H+ आयन कंसंट्रेशन ल्यूमेन में ज़्यादा हो जाता है। अब ये फोटोलिसिस ऑफ जो वाटर है ये एक कॉम्प्लेक्स में होता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर ऑकर्स इन ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इस थैलाकोइड मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। ये देखो ऐसे जुड़ा हुआ है, किसके थ्रू जुड़ा होता है, D1D2 प्रोटीन के थ्रू, यानी ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या फोटोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कॉम्प्लेक्स D1D2 प्रोटीन के थ्रू किससे जुड़ा है, ये फोटोसिस्टम सेकेंड से जुड़ा है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन से जुड़ा है। क्लियर है, इतना बात समझ में आया। ठीक, और इस फोटोलिसिस ऑफ वाटर के दौरान क्या रिलीज हो रहा है, एज ए ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट निकल रहा है ल्यूमेन में। क्लियर है, एज ए ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट निकल रहा है ल्यूमेन में। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक अननोन प्रोटीन जेड के द्वारा ये फोटोसिस्टम सेकेंड को लगातार देता रहता है। क्यों देता रहता है, उसका कारण देखो, क्योंकि फोटोसिस्टम सेकेंड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास पहुंचा, फोटोसिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन जो है निकला और ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता, वो NADP को देके NADPH2 में कन्वर्ट होता है, जो अभी ऊपर आपने देखा था। क्लियर है। और इसी दौरान देखो, चूँकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर से प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा था, उसके अलावा भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की इस्तेमाल एनर्जी यूज़ करके जो H+ आयन बाहर था वो H+ आयन ल्यूमेन में आ जा रहा था। तो अंदर प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो ये प्रोटॉन ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की तरफ प्रोटॉन निकलेगा, यानी प्रोटॉन ग्रेडियंट जब भी रिलीज होगा ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से तो क्या बनेगा, ATP बनेगा उस ग्रेडियंट एनर्जी को यूज़ करके। क्लियर है। तो ये आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो गया। अब कुछ फैक्ट्स इसके बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन है वो समझ लीजिए, क्या क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलिए। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बाउंड टू D1D2 प्रोटीन ऑफ फोटोसिस्टम सेकेंड। फोटोसिस्टम सेकेंड से ये D1D2 प्रोटीन के द्वारा जुड़ा होता है। दूसरा, इट इज़ लोकेटेड ऑन ल्यूमेन साइड ऑफ थैलाकोइड, अंदर की तरफ होता है यानी इनर साइड ऑफ थैलाकोइड होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टू रिलीज
ऑक्सीजन, यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर से ऑक्सीजन रिलीज होता है, प्रोटॉन रिलीज होता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। ठीक, हर 4 वाटर मॉलिक्यूल को यूज़ करके 1 ऑक्सीजन, 2 वाटर मॉलिक्यूल, 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, ऊपर मैंने बताया है। ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ कुछ आयंस इसमें मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं, दैट इज़ क्लोरीन, कैल्शियम एंड मैग्नीज आयंस का इस्तेमाल होता है। जो मिनरल आयन, जो मिनरल्स का रोल था, रोल ऑफ मिनरल्स इन प्लांट ग्रोथ, उस वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में कौन से मिनरल्स मदद कर रहे हैं? 3 मिनरल, क्लोरीन, कैल्शियम और मैग्नीज। बहुत पूछता है ये सवाल, इसको याद कर लीजिए एक सवाल। ठीक है। एंड वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम, वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम की प्रेजेंस और इन मिनरल्स की प्रेजेंस में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। तो ये जो वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम है उसे बहुत डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं, उसे आप स्किप कर सकते हो, लेकिन ये ज़रूर पूछता है कि कौन से मिनरल्स फोटोलिसिस ऑफ वाटर में मदद करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फोटो सिस्टम सेकेंड टेक्स प्लेस वाया एन अननोन कंपाउंड जेड। वही मैंने बताया ना कि एक अननोन कंपाउंड जेड के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकेंड के पास ट्रांसफ़र होता है। तो ये आपका ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, NADP reductase enzyme is located in the stroma side of membrane. So along with electron comes from ETS. Along with electrons come from ETS. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इलेक्ट्रॉन और जो H+ आयन कंसन माने हाइड्रोजन है, वो इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन मिलके बन जाता है क्या, सॉरी हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन मिलके और इलेक्ट्रॉन मिलके बन जाता है हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन NADP को क्या करता है, NADP को NADP रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट कर देता है NADPH2 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब आपने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पूछ लिया, पढ़ लिया, तो उसमें डिफरेंस पूछ सकता है, तो डिफरेंस देख लीजिए। अब तक तो आपने डिफरेंस समझ ही लिया होगा, लेकिन पॉइंट हम मेंशन कर लेते हैं। भाई साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पिगमेंट सिस्टम सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों इन्वॉल्व होता है। देखो अक्सर इस फ्लो चार्ट से क्वेश्चन पूछ लेता है डिफरेंस से, ठीक है, क्योंकि साइकिल नहीं याद रहता तो डिफरेंसेस से पूछ लेता है। दूसरा कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में अगर एटीपी की सिंथेसिस देखें तो साइक्लिक में 2 एटीपी बना था, जबकि नॉन साइक्लिक में सिर्फ 1 एटीपी बनता है और 2 NADPH2 बनता है। ठीक है, नॉन साइक्लिक वाला देख लीजिए आप फिर से, जो सिंथेसिस हुआ है ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ 1 एटीपी बन रहा है और 2 NADPH2, यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 1 एटीपी और 2 NADPH2 बनता है, जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ 2 एटीपी बनता है, NADPH2 नहीं बनता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ डिफरेंस लिखते समय आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, NADPH2 सिंथेसिस साइक्लिक में नहीं होगा, नॉन साइक्लिक में 2 NADPH2 बनेगा। फोटोलिसिस ऑफ वाटर भाई इलेक्ट्रॉन बैकअप के लिए होता है, और इलेक्ट्रॉन बैकअप की ज़रूरत कहाँ होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन साइकिल बैक ना हो, यानी नॉन साइक्लिक, तो नॉन साइक्लिक में होगा फोटोलिसिस, साइक्लिक में नहीं होगा। फिर लाइट का जो इस्तेमाल हो रहा है, तो लाइट जनरली मोनोक्रोमेटिक लाइट का इस्तेमाल होगा, जिसमें सिर्फ 680 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक की लाइट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, 680 से 700, क्योंकि सिर्फ एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट, जो 680 से 700 नैनोमीटर तक की लाइट को यूज़ करता है, जबकि इसमें डाइक्रोमेटिक लाइट यूज़ होगा, क्योंकि इसमें 2 फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एक जो 680 से नीचे की वेवलेंथ की लाइट को हार्वेस्ट करता है, यानी फोटो सिस्टम सेकेंड, और एक जो 680 से लेकर के 700 की लाइट को, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट। क्लियर है। फिर जो लास्ट पॉइंट है वो DCMU जो होता है ये ETS इन्हिबिटर है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्हिबिटर है। ठीक है, तो ये जो DCMU, जिसका फुल फॉर्म होता है डाईक्लोरोफिनिल डाईमिथिल यूरिया, पूछा हुआ एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो DCMU डाईक्लोरोफिनिल डाईमिथिल यूरिया जो होता है ये एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन्हिबिटर है, जो फोटो सिस्टम सेकेंड को इन्हिबिट करता है। किसको इन्हिबिट करता है? फोटो सिस्टम सेकेंड में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र को
इनहिबिट करेगा। और फोटो सिस्टम सेकंड किस में इन्वॉल्व होता है? नॉन साइक्लिक में इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चूँकि नॉन साइक्लिक में इनहिबिट कर रहा है DCMU, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो नॉन साइक्लिक का है उसको रोक देगा तो उसमें ATP नहीं बनने देगा। चूँकि ये फोटो सिस्टम सेकंड में ETS को रोक रहा है, इसलिए फोटो सिस्टम सेकंड आपका साइक्लिक में नहीं इन्वॉल्व है, इसलिए इस DCMU का साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में अगर कोई डिफरेंस पूछे तो आप बता सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा। फिर से जल्दी मैं बोल दे रहा हूँ। साइक्लिक में सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व है, नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड दोनों। साइक्लिक में 2 ATP बनता है, नॉन साइक्लिक में 1 ATP बनता है। साइक्लिक में कोई NADPH2 नहीं बनता है, नॉन साइक्लिक में 2 NADPH2 बनता है। साइक्लिक में कोई फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं है, नॉन साइक्लिक में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन बैकअप दिया जाता है। और लाइट चूँकि इसमें एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है साइक्लिक में, इसलिए मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ होती है, और यहाँ 2 फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है इसलिए डाइक्रोमेटिक लाइट का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा DCMU जिसका इस्तेमाल हम हर्बिसाइड के रूप में भी करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रोक देता है तो अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगा, ATP नहीं बनेगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो कैसे ग्लूकोज बनेगा। तो इसीलिए अगर DCMU का छिड़काव हम करते हैं तो पौधे में ग्लूकोज सिंथेसिस रुक जाती है, क्योंकि लाइट रिएक्शन को ये रोक देता है। लाइट रिएक्शन रुक गया तो डार्क रिएक्शन रुक जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम हर्बिसाइड के रूप में करते हैं DCMU का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एसिमिलेटरी पावर ऑफ सेल को थोड़ा समझ लेते हैं कि एसिमिलेटरी पावर ऑफ सेल क्या है। हालांकि हमने समझा है, फिर उसको थोड़ा सा हम डिटेल कर देने। तो एसिमिलेटरी पावर ऑफ सेल जो मैंने बताया था वो सिंपल था कि लाइट एनर्जी को यूज़ करके ATP और NADPH2 बनाना। क्या बनाना? ATP और NADPH2, क्योंकि यही ATP NADPH2 का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका ये किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? तो देखिए इसी को यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश की है मैंने कि लाइट एनर्जी का यूज़ करके ये बन गया एसिमिलेटरी पावर, और इस एसिमिलेटरी पावर का इस्तेमाल करके ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डार्क रिएक्शन में किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में। तो यहाँ देखिए एक इक्वेशन दिया है जो पूछता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कुल कितना ATP और NADPH2 की ज़रूरत होती है। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए कुल 12 NADPH2 और 18 ATP की ज़रूरत होती है। बहुत बार ये सवाल पूछा है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जनरली एक ग्लूकोज बनाने के लिए कुल 12 NADPH2 और 18 ATP की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये 12 NADPH2 और 18 ATP को पूरा करने के लिए 6 बार आपको साइक्लिक का पहिया घुमाएंगे और 6 बार नॉन साइक्लिक का पहिया घुमाएंगे, तभी आपको ये 12 NADPH2 और 18 ATP बनेगा। क्यों भाई? तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझो। तो NADPH2 सिर्फ नॉन साइक्लिक में बनता है, तो पहले नॉन साइक्लिक कितना चाहिए देख लो। 12 NADPH2 चाहिए, मतलब 6 नॉन साइक्लिक। अगर 6 नॉन साइक्लिक हुआ तो इसका मतलब 12 NADPH2 बन गया ना, 12 NADPH2 बन गया और साथ में 6 ATP बन गया। अब 6 ATP 18 में से 6 ATP का जुगाड़ हो गया, बचा 12 ATP, और इस 12 ATP को बनाने के लिए कितना साइक्लिक चाहिए? 6 बार। तो ये सवाल पूछता है फॉर रिलीज ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 टर्न्स ऑफ साइक्लिक एंड 6 टर्न्स ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि एक ग्लूकोज बनाने के लिए 12 NADPH2 और 18 ATP चाहिए। तो देखो 12 NADPH2 और 6 ATP मिल गया नॉन साइक्लिक से, 6 नॉन साइक्लिक से, और 12 ATP मिल गया 6 साइक्लिक से। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 नॉन साइक्लिक और 6 नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ज़रूरी है। क्लियर है? फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस पूछ सकता है, तो वो भी अब बता लीजिए। फोटो सिस्टम फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर क्या होता है? P700। फोटो सिस्टम सेकंड में P680।
फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है वो 680 से 700 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जबकि फोटो सिस्टम सेकेंड 680 नैनोमीटर से कम की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट नॉन एपरेस्ड पार्ट यानी एक्सपोज्ड पार्ट पे पाया जाता है। फोटो सिस्टम सेकेंड कहाँ पाया जाता है? एपरेस्ड पार्ट पे पाया जाता है, यानी जो अनएक्सपोज्ड पार्ट है, दो थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के बीच वाला हिस्सा जो है अनएक्सपोज्ड पार्ट। उसके अलावा फोटो सिस्टम फर्स्ट में कोई फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता है, जबकि फोटो सिस्टम सेकेंड में फोटोलिसिस ऑफ वाटर इन्वॉल्व होता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है ये सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी इन्वॉल्व है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दोनों में देखिए फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, जबकि फोटो सिस्टम सेकेंड सिर्फ नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होता है। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड में भी कोई डिफरेंस पूछे तो उसके कैरेक्टर के बेसिस पे आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये आपका लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गया बच्चों। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप इस वीडियो लेक्चर को 2 बार 3 बार देखोगे तो पक्का समझ में आ जाएगा। थोड़ा आराम से सिस्टमेटिक तरीके से देखिएगा, फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिख के क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, या आप हमको पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप करके भी क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। तो ये आपका लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।